हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से पार्ट 2 करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र से। ये 200 प्लस क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, जिसका आज पार्ट 2 है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये 50 क्वेश्चन का सेशन होंगे, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास। ऑप्शन बी कह रहा है ग्रामीण साक्षरता विकास। ऑप्शन सी कह रहा है ग्रामीण रेलवे। और ऑप्शन डी कह रहा है ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक। और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, एकीकृत ग्रामीण विकास। क्योंकि दोस्तों छठी योजना का जो काल है 1980 से 85 तक रहा था, जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है बिहार। ऑप्शन बी है तमिलनाडु। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी है राजस्थान। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। क्योंकि दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम वर्ष 1970 से 71 में राजस्थान राज्य से प्रारंभ किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। कब की गई थी, किनके द्वारा की गई थी, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी कह रहा है जनता सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी कह रहा है राजीव गांधी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा। क्योंकि दोस्तों गुरनार्ड मिंडल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमी इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया था। इसे जनता पार्टी सरकार 1978 से 80 के समय लागू किया गया था। मतलब 1978 से 80 के समय लागू किया गया था इसे जनता पार्टी के द्वारा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो एक में कह रहा है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा कह रहा है कि एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीसरा कह रहा है कि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। और चौथा कह रहा है कि 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। तो इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी चारों के चारों सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। ऑप्शन ए कह रहा है 1962 से 65। ऑप्शन बी कह रहा है 1966 से 69। ऑप्शन सी कह रहा है 1969 से 72। और ऑप्शन डी कह रहा है 1972 से 75। तो दोस्तों ये बता दें आप लोगों को कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि में यानी कि इस अवधि अर्थात 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। तो वर्ष 1966 से 69 को ही भारतीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा, जो आप लोग एक्सप्लेनेशन में समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है।
ऑप्शन ए है निर्धनता का उन्मूलन, ऑप्शन बी कह रहा है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक न्याय के साथ विकास और ऑप्शन डी कह रहा है अल्पसंख्यकों का विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले ये बता दें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक जो व्यापक उद्देश्य समावेशी समृद्धि की प्राप्ति है, 19 दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की 54वीं बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 9 दिसंबर 2006 को एनडीसी की बैठक में इसके दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्तंभ क को स्तंभ ख में सुमेलित करना है। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। 1955 में हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। 1955 में हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, और 1964 में हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये सामने सामने हो जाएंगे इसका। और 1982 में हो जाएंगे भारतीय निर्यात आयात बैंक। 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक हो जाएंगे। और 1987 में जो होगा वो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से मिलाइएगा और इन्हें याद भी कीजिएगा, ताकि यहाँ से 4 क्वेश्चन आप लोग का बन जाएंगे अगर अनदर एग्जाम्स में आप लोग बैठते हैं तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी कह रहा है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी कह रहा है कोटक महिंद्रा बैंक और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय स्टेट बैंक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा है 3.0%, ऑप्शन बी कह रहा है 3.5%, ऑप्शन सी कह रहा है 4% और ऑप्शन डी कह रहा है 4.5% और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 4%। क्योंकि दोस्तों अक्टूबर 2012 में भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 2012 से 17 के दस्तावेज के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य तय किया गया है। अन्य बातों के अतिरिक्त 12वीं योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वार्षिक औसत दर 4% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और दूसरा कह रहा है कि कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तीसरा कह रहा है ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और चौथा कह रहा है शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा या से एक सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल 4 होगा, क्योंकि बताते हैं औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO द्वारा संकलित किया जाता है। आप लोग मेरे बात पे गौर किए होंगे तो इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है
ऑप्शन ए है CRR और SLR को कम करना। ऑप्शन बी कह रहा है बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। ऑप्शन सी कह रहा है ब्याज दर का अविनियमन। और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, कमी होगा या वृद्धि होगा, क्या होगा ये बताना है। तो ऑप्शन कह रहा है ए वृद्धि, ऑप्शन बी कह रहा है कमी, ऑप्शन सी कह रहा है कि कोई प्रभाव नहीं होगा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात यानी कि CRR में कमी करने पर वाणिज्य बैंकों द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है तथा विलोमता भी होती है, यानी कि इसका उल्टा भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। ये पूछ रहा है कि LIC की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1956, ऑप्शन बी कह रहा है 1944, ऑप्शन सी कह रहा है 1950 और ऑप्शन डी कह रहा है 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1956। दोस्तों बता दें कि 19 जून 1956 को भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, वो LIC एक्ट 1956 के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। ऑप्शन ए है गर्म मुद्रा, ऑप्शन बी है स्वर्ण मुद्रा, ऑप्शन सी है सुलभ मुद्रा और ऑप्शन डी है दुर्लभ मुद्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गर्म मुद्रा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित हैं। इसका ऑप्शन है बीमार उद्योगों से, ऑप्शन बी है कर सुधारों से, ऑप्शन सी है बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन डी है बैंकिंग क्षेत्र से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, RN मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दो है, पहला है बैंक दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। और दूसरा कह रहा है कि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि दोस्तों RBI एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पूर्ण कटौती करता है। व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्य बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर RBI की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट पर RBI व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है किनका, ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है वित्त मंत्रालय के सचिव का, ऑप्शन बी कह रहा है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, और ऑप्शन सी कह रहा है वित्त मंत्री का, और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से किसी का भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय के सचिव का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। पहले में है EAS, दूसरे में है ट्राइसेम, तीसरे में है JRY और चौथे में है RLEGP। तो इन योजनाओं को लागू करने का सही काल अनुक्रम यानी कि कब कब किसका पहले हुआ और ये बताना है कि कब लागू हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पहला होगा ट्राइसेम, उसके बाद हो जाएगा RLEGP
और उसके बाद हो जाएगा JRY और उसके बाद होगा EAS, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बताते हैं ऐसा क्यों है कि ट्राइसेम जो है, जिसको ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 1979 में प्रारंभ की गई थी। और RLEGP यानी कि रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसका जो योजना है, ये योजना जो है 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीन हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP के विलय द्वारा जवाहरलाल नेहरू योजना यानी कि JRY को अप्रैल 1989 में शुरू किया गया था। रोजगार आश्वासन योजना EAS का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1983 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना था। तो इतना डिटेल इसलिए बताएं कि आप लोग के मन में ऐसा आ रहा होगा कि इसका पहले कैसे होगा, इसका बाद में कैसे होगा। तो इसमें और डिटेल में बताना हम ज़रूरी समझे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PM कुसुम योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना। ऑप्शन सी है भारत में फूलों की खेती का संवर्धन। और ऑप्शन डी कह रहा है कि किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों से सौर ऊर्जा को जोड़ना। क्योंकि दोस्तों वर्ष 2019 में प्रारंभ PM कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता को समाप्त करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन बी कह रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण। ऑप्शन सी है ग्रामीण आवास और ऑप्शन डी है ग्रामीण टेलीफोनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि आधारित उद्योग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन ए है दूरसंचार क्षेत्र। ऑप्शन बी है रेलवे। ऑप्शन सी है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑप्शन डी है बंदरगाह क्षेत्र और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राक्कलित किया। ऑप्शन ए है 55, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 55। क्योंकि दोस्तों योजना आयोग ने लकड़ावाला फार्मूला पर वर्ष 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत 54.96 प्राक्कलित किया। जो वर्ष 2004-05 में बिहार में गरीबी का प्रतिशत 41.4 है, वही सुरेश तेंदुलकर फार्मूले पर वर्ष 2004-05 में 54.4% गरीबी रेखा था तथा वर्ष 2011-12 में ये 33.7% हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। कौन कौन राज्य में जो निर्धन है वो निवास करते हैं, कौन से 4 राज्य हैं बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा।
ऑप्शन बी कह रहा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। और ऑप्शन सी कह रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। और ऑप्शन डी कह रहा है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। क्योंकि दोस्तों विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% से अधिक निर्धन लोग देश के यही 4 राज्य में रहते हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से गरीबी रेखा के लिए सही हैं। तो पहला कह रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 42 रुपये प्रतिदिन। दूसरा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन। तीसरा कह रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन। और चौथा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, इसका चयन करना है, तो चयन कीजिए। तो बता दें दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 एवं 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है कपड़ा, ऑप्शन डी है रबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कपड़ा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हैं। ऑप्शन ए है चमड़े का सामान, ऑप्शन बी है कपड़े, ऑप्शन सी है चाय, ऑप्शन डी है चावल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कपड़े। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी। ऑप्शन ए है टाटा समूह, ऑप्शन बी है बिरला समूह, ऑप्शन सी है सलीम समूह और ऑप्शन डी है विप्रो समूह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सलीम समूह। क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह को विशेष तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमति दी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 1970 से 71 और 1974 से 75। ऑप्शन बी कह रहा है कि 1972 से 73 और 1976 से 77। और ऑप्शन सी कह रहा है कि 1972 से 73 और 1975 से 76। ऑप्शन डी कह रहा है कि 1971 से 72 और 1976 से 77। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1998 और ऑप्शन डी है 1999। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, 1999। क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी 1999 से प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की इकाई थी तथा 1 जनवरी 2002 से यह वास्तव में चलन में है। इसे वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 देशों द्वारा अपनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना और ऑप्शन बी कह रहा है कि रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना। ऑप्शन सी कह रहा है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। और ऑप्शन डी है मुद्राओं के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 22%। और ऑप्शन ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 10%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग एक जोड़ता है। ऑप्शन ए है कुट्टापुरम को कोल्लम से, ऑप्शन बी है सादिया को धुबरी से, ऑप्शन सी है हल्दिया को इलाहाबाद से, और ऑप्शन डी है हल्दिया को कोलकाता से, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, हल्दिया को इलाहाबाद से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। ऑप्शन ए है निर्माण क्षेत्र, ऑप्शन बी है ऊर्जा क्षेत्र, ऑप्शन सी है ऑटोमोबाइल क्षेत्र, ऑप्शन डी कह रहा है सेवा क्षेत्र, और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, सेवा क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है चेन्नई वाइजाग, ऑप्शन बी है मुंबई बंगलुरु, ऑप्शन सी है दिल्ली मुंबई, ऑप्शन डी है अमृतसर कोलकाता, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली मुंबई। क्योंकि दोस्तों भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था, इसी से दिल्ली और मुंबई का गलियारा विकसित किया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है। ऑप्शन ए है, यहाँ देख लीजिएगा, ये बीपीएससी प्रीलिम्स का 2017 का क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग लगा पाएँ तो लगाइए इसका। ऑप्शन ए है बिमल जलान, ऑप्शन बी है अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, ऑप्शन डी है उर्जित पटेल, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, उर्जित पटेल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। ऑप्शन ए है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है सबसे छोटी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन डी है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पांचवी अर्थव्यवस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि G15 है। ऑप्शन ए है विश्व के विकसित देशों का संगठन, ऑप्शन बी है यूरोप के विकसित देशों का संगठन, ऑप्शन सी है एशिया के विकासशील देशों का संगठन, और ऑप्शन डी है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्व के विकासशील देशों का संगठन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ई है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है स्पेन, और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पेन। क्योंकि दोस्तों बताते हैं G7 विश्व के 7 औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक संगठन था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान जो हैं वह सम्मिलित थे। तो इसमें स्पेन नहीं है, बता दें आपको फिर से, इसमें शामिल थे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान इसके लिए हैं, किसके लिए हैं ये, आसियान इसके लिए हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए है एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऑप्शन बी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, ऑप्शन सी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विकास फोरम
पहले जाना जाता था? ऑप्शन ए है भारत सहायता क्लब, ऑप्शन बी है भारत सहायता बैंक, ऑप्शन सी है विश्व बैंक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा भारत सहायता क्लब। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधन और ऑप्शन डी है खनिज संपदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कृषि। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, इसमें वर्तमान में विभाजित बिहार राज्य में आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही है। आप लोग इसे अच्छे से जानिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए है कार्लोस स्लिम हेलू, ऑप्शन बी है बिल गेट्स, ऑप्शन सी है लक्ष्मी मित्तल और ऑप्शन डी है वारेन बफेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा वारेन बफेट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बता दें दोस्तों कि वर्ष 2021 अप्रैल में फोर्ब्स पत्रिका की 35वीं वार्षिक अरबपतियों की सूची में जेफ बेजोस जो है अमेजन के मालिक, वो प्रथम स्थान पे रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 67%, ऑप्शन सी है 56% और ऑप्शन डी है 54%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 60%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ये 2008 के आंकड़े के अनुसार पूछ रहा है, 2008 में, यानी कि 2011 के जनगणना से पहले, यानी कि 2001 के जनगणना के अनुसार ये पूछ रहा है। तो आइए जानते हैं। पहले 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का जो कुल जनसंख्या है 1,87,37,436 थी, जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ लगभग है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या है कितना बताते हैं 62,32,70,258 और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो है 58,75,84,719 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा लिंगानुपात 943 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का। 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बताए हैं अभी 1,02,87,37,436। तो यहाँ पे तो वो डाटा है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? जस्ट ही बताए हैं, इसका आंसर लगाइए। ऑप्शन ए है 304, ऑप्शन बी है 324, ऑप्शन सी है 344 और ऑप्शन डी है 364। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा 324। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बता दें दोस्तों कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 324 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के स्तर पर है।
तो दोस्तों उल्लेखनीय है कि जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा संशोधित होकर 325 हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार। क्योंकि बताते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो ये विकल्प में दिया हुआ है उसका बिहार है। तो बता दें कि केरल का जो जनसंख्या घनत्व है 860 है, हरियाणा का 573 और बिहार का 1106 है और उत्तर प्रदेश का 829। और ये है जन घनत्व जो बिहार का जो है सर्वाधिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि कैवे स्थान पे है? ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा और ऑप्शन डी है पांचवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरा। क्योंकि दोस्तों जनगणना 2001 एवं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पहले पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पे पश्चिम बंगाल। और ये है 2001 और 2011 दोनों जनगणना के अनुसार ये यही है। उत्तर प्रदेश 1 पे, 2 पे महाराष्ट्र, 3 पे बिहार और चौथे पे पश्चिम बंगाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए है 8%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 11% और ऑप्शन डी है 12%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 8%। बताते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, ये अभी बताए हैं। जनगणना 2001 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 8,29,98,509 थी। अतः भारत की कुल जनसंख्या का 8.07% जनसंख्या बिहार में निवास करती थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लगभग 9% जनसंख्या बिहार में निवास करती है, यानी कि 10,40,99,452 जो है बिहार में निवास करती है 2011 के जनगणना के अनुसार। और 2001 के जनगणना के अनुसार 8,29,98,509। आइए डाटा को थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए वीडियो को कभी पॉज करके हम फिर से पढ़ के बताते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 8,29,98,509। ऑप्शन बी कह रहा है 7,62,62,10,007। ऑप्शन सी कह रहा है कि 9,68,78,627 और ऑप्शन डी कह रहा है 8 करोड़ और ऑप्शन डी जो है कह रहा है कि 8,01,76,197। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, 8,29,98,509। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पहले भी डाटा में बता चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश। ये भी 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। बिहार में है
1,65,67,325 और उत्तर प्रदेश में है 4,13,57,608 और पश्चिम बंगाल में है। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या हम बता रहे हैं और फिर से बता दें, रिकॉल कर देते हैं कि बिहार में है 1,65,67,325, उत्तर प्रदेश में है 4,13,57,608 और पश्चिम बंगाल में है 2,14,63,270 और पंजाब में है 88,60,179। आइए अब तो ये आखिरी इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन ही था। तो दोस्तों बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में आप लोग का स्कोर क्या रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।